गूंज रहा था। मैं डरी सहमी दीवार के साथ लगी ये मंजर देख रही थी। फिर रोहित भैया आहिस्ता हो गए और नीचे उतर आए। मैं समझ गई कि शायद उनकी मंजिल आ गई है। अब भैया का ट्रक मजीद ताकतवर नजर आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सामने आने वाली किसी भी चीज पर चढ़ा देंगे। जब वो नीचे उतरे तो मेरी नजर खाला पर पड़ी। हाईवे अंदर तक नजर आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने काम रोक क्यों दिया है। असल में मुझे बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं था, वरना मालूम पड़ जाता कि अच्छे भले चलते ट्रक को ब्रेक लगाकर वो क्या करना चाहते थे। हुआ कुछ यूं था कि भैया धक्के मार मार कर थक गए थे और अब ट्रक को रोककर उसको सुकून दे रहे थे। खाला ये बात समझती थी, इसलिए उन्होंने कोई सवाल नहीं किया था, बल्कि वो हाथ में पकड़े जल्दी जल्दी हिला रही थी ताकि काम ठंडा पड़ जाए। इसके हाथ की रफ्तार और पकड़ने का नाज बता रहा था कि वो इस फील्ड में काफी महारत रखती हैं। बस मैं ही तजर्बेकार थी। लेकिन छुप कर इस दौर को देखने का फायदा ये हुआ था कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल गया था। भैया सही कहते थे, सिर्फ रसाले पर तस्वीर देख लेने से चंद मिनट का मजा तो आ सकता था, लेकिन तजर्बा कुछ नहीं मिलना था। खाला ने अगले 2-3 मिनट भैया का नीचे नहीं गिरने दिया और फिर इनका दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। भैया जानबूझकर खाला को बिल्कुल अलमारी के पास ले आए थे ताकि मुझे करीब से नजारा देखने को मिले। अब खाला की पुश्त और मुझसे 1 फीट का फासला बचा था और मुझे इसके दोनों मकाम इतने वाज़ेह नजर आ रहे थे जैसे बिल्कुल अंधेरी और साफ रात में आसमान पर चमकते हुए सितारे नजर आते हैं। घाटी के ऊपर और आसपास काली घास का एक तिनका भी नहीं था। अगर होता भी तो मुझे आसानी से नजर आ जाता। मैं चाहती तो हाथ बढ़ाकर उसकी कश्ती पे हाथ फेर सकती थी। फासला बहुत कम था, जिसकी वजह से मुझे भी कुछ ज्यादा हीट होने लगी थी। मालूम नहीं भैया मुझे क्या दिखाना चाहते थे। फिर रोहित भैया इनके पीछे आकर खड़े हुए तो वो मेरे इतने करीब आ गए थे। जब वो खाला की कश्ती में चप्पू डालने के लिए थोड़ा सा झुके तो उनकी पूंछ मेरे जिस्म से टकरा गई थी। मेरे बदन में सनसनी फैल गई। भैया ने ट्रक दोबारा से हाईवे पे चढ़ाया। शुरू में मुनासिब सी रफ्तार रखी हुई थी, जिसकी वजह से खाला भी इत्मीनान से आगे झुकी थी। मैं अब खड़ी खड़ी थक गई थी और मुझे भाई की वजह से मंजर भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं कोशिश करके पैरों के बल नीचे बैठ गई। बस इतनी ही जगह थी कि मैं आराम से बैठ जाती और बैठने के साथ ही मुझे इंतहाई नजर आने लगा। सच्ची बात तो ये थी कि भैया के ट्रक ने गली का हशर नशर कर दिया था। जब ट्रक अंदर जाता तो गली अंदर कर घुस जाती और ट्रक बाहर आता तो लगता कि गली कोई बाहर निकल आई है। खाला की हिम्मत थी जो मजबूती से जमी हुई थी। मेरे जैसी लड़की होती तो कर्व के नीचे से निकलकर भाग चुकी होती। आहिस्ता आहिस्ता झटकों में शिद्दत आने लगी थी। साथ ही नया खाला की आवाजें भी निकलना शुरू हो गई थी। वो बार बार जिस्म को उकड़ाती और फिर ढीला छोड़ देती। मुझे इस लम्हे इस पर बेतहाशा रश्क आया था। मैंने दिल में सोचा कि ऐ भगवान, जिंदगी तो नया खाला जैसी क्या किस्मत पाई थी इसने। हर चीज इसको बिस्तर पर मिल रही थी और वो भी अपनी बहन के घर। दिन को अपनी खाला की खूब सेवा करती और रात को भैया खाला को कमरे में बुलाकर इनकी थकन दूर कर देते थे। भैया के ट्रक के पीछे 2 फूल लटकते थे जो मुसलसल हिल रहे थे। मेरा दिल करता था कि हाथ बढ़ा के इनको पकड़ो, इनके साथ खेलने लग जाऊं। दोनों फूल काफी मोटे थे, जिनके आसपास हल्की फुल्की घास उगी हुई थी। जब ट्रक बाहर को निकलता और फिर एक झटके से अंदर जा लगता तो वो आवाज मेरे कानों को बड़ी भली मालूम होती थी। इसके बाद मजीद 2-3 मिनट और सफर जारी रहा और फिर भैया का ट्रक झटके खा शुरू हो गया। और जब गली से बाहर आया तो खूब भीगा हुआ था, पानी से टपक कर गिर रहा था। और जब मेरी नजर गली पे पड़ी तो वो मुंह तक पानी से भरी हुई थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि भैया का सफर यहीं तक था और वो अपनी मंजिल को पहुंच चुका था। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ था। खाला उठ खड़ी हुई तो गली से पानी टपक टपक कर गिरने लगा। उन्होंने भैया से कहा कि रोहित, रात भी तुमने गली में पानी डाला था, आज फिर भर दिया है, पता नहीं कितना पानी जमा करके बैठी हो। भैया हंस पड़े और बोले कि आज तो वैसे कुछ ज्यादा ही निकल गया। अब मैं थोड़ी सी चुप गई थी क्योंकि खाला वजाद थी और कमरे में घूम फिर कर अपनी तैयारी कर रही थी। अगले चंद मिनटों में खाला ने अपनी तैयारी मुकम्मल की और सब कुछ पहनकर भैया से बोली कि रोहित, उम्मीद है तुम्हारे अगले कुछ दिन सुकून से गुजर जाएंगे और अगर तबीयत ज्यादा बेचैन हुई तो भगवान के लिए मुझे माफ करना और शोभा को बुला लेना, तुम्हारा काम कर देगी। भैया मुस्कुरा पड़े और बोले कि शुक्रिया खाला, वाकई आपने 2 बार मेरा खूब साथ दिया है और अब 2 दिन आराम कर लो, अपनी थकन दूर कर लो, फिर दोबारा आपको जहमत दूंगा। खाला बोली कि ठीक है और इसी दौरान जरूरत पड़ी तो प्लीज शोभा को मना लेना। भैया बोले कि कोशिश तो कर रहा हूँ, देखो कब तक वो मेरी बात मानती है। खाला कहने लगी कि जिस तरह वो जुबान हुई पड़ी है, मेरे ख्याल से इसको ज्यादा दिन बहाने नहीं बनाने चाहिए और आराम से तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम कहो तो मैं इससे बात करके देख लूं। भैया बोले कि खाला, मुझे आप 1-2 दिन दें और कोशिश करने दें, अगर काम बन गया तो ठीक है और अगर ना बना तो फिर आपको बताऊंगा। खाला ने कहा चलो ठीक है, तुम काफी थक गए हो, नींद पूरी करो, मैं भी सोने जा रही हूँ। भैया ने आगे बढ़कर खाला के माथे पे बोसा लिया और खुद भी कपड़े वगैरह पहन लिए और आगे बढ़कर दरवाजा खोलने लगे तो अचानक रुक गए।
اور بولے کہ نیہا خالہ میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، آپ ہر سال جب بھی آتی ہیں مجھے بہت سارا سکون دیتی ہیں۔ خالہ نے بھیا کی بات سن کر ایک قاتلانہ مسکراہٹ اچھالی اور بولی کہ ہاں روہت، میں کیا کروں، تم میرے اتنے پیارے بھانجے ہو، اگر تمہارا کام نہیں کروں گی تو کس کا کام کروں گی؟ بھیا نے خالہ کا ہاتھ تھام لیا اور بولے کہ خالہ جان ویسے ایک بات تو بتاؤ۔ نیہا خالہ بولی کہ اگر میں بتا دوں کہ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہو تو پھر مجھے کیا انعام دو گے؟ بھیا بولے کہ خالہ میں ہر طرح کی شرط لگانے کو تیار ہوں، آپ کبھی بھی یہ نہیں جان سکتی کہ میں کیا پوچھنے والا تھا۔ خالہ بولی کہ روہت اگر تم چلاک ہو تو پھر میں بھی کم نہیں ہوں، تمہاری خالہ ہوں اور تم سے 2 قدم آگے کا سوچتی ہوں۔ بھیا بولے کہ چلو بتا دو کہ میں کیا پوچھنے والا تھا۔ خالہ نے کہا کہ جیتنے کی صورت میں پہلا انعام بتاؤ۔ بھیا کہنے لگے کسی بھی اچھے ریسٹورینٹ پر کل آپ کو اور شوبھا کو کھانا کھلاؤں گا۔ خالہ مان گئی اور بولی کہ تم یہ پوچھنے لگے تھے کہ میں یہاں پر سال کے بعد آتی ہوں تو اس دوران جو سارا عرصہ تو وہ میں نے بنا ٹپائی کے کیسے گزار لیا، یہی پوچھنے لگے تھے نا؟ بھیا خالہ کی بات سن کر حیران رہ گئے اور بولے کہ ہاں یار خالہ قسم سے یہی پوچھنے لگا تھا، آپ واقعی بہت جینیس ہو۔ خالہ مسکرا پڑی اور بولی کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میرا جب بھی دل بنتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈ لیتی ہوں جو بالکل آپ کے چپو جیسی ہو، وہ اس سے کام چلا لیتی ہوں۔ بھیا ان کی بات پہ ہنس پڑے اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ خالہ باہر نکلی تو میں بھی الماری کے پیچھے سے نکل کر باہر آ گئی۔